ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑब्जेक्टिव ही दिए थे शायद, सब्जेक्टिव भी दिया था ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत है उसमें? एनी डाउट ओवर देयर? नहीं सर। ओके ठीक है, तो चलो बच्चा, कल अपन ने एक्सरे के बारे में कुछ देखा था, तो थोड़ा सा मैं उसको चालू वापस से देख के फिर से आगे बढ़ते हैं ना। तो एक्सरे में अपने पास क्या था, एक सेटअप था, है ना, इस प्रकार से कुछ सेटअप बना हुआ था, ऐसे एक ट्यूब बनी हुई थी, इसको कुलिश ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास टारगेट मेटल था, और टारगेट मेटल हमने कौन सा लिया हुआ था? टारगेट मेटल टंगस्टन लिया हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर अपनी एक हीटिंग कॉइल थी, हीटिंग कॉइल यहाँ पर एक मेटल प्लेट को गर्म कर रही थी। मेटल प्लेट को गर्म करने का पर्पस क्या था? थर्माइनिक एमिशंस। तो ये थर्माइनिक एमिशंस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, उसकी स्पीड कितनी थी? बहुत कम, या अपने ऑलमोस्ट जीरो ले लेते हैं। तो ये बस यहाँ आके खड़े हो गए, तो इसको यहाँ पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इन दी ऑर्डर ऑफ 1000 वोल्ट, मतलब किलो वोल्ट में चल रहा है ये वाला। फिर यहाँ पर ये जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो टकराएगा, टकराने के बाद क्या हुआ, इसकी एनर्जी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हीट में कन्वर्ट हो गई, तो ये गर्म होने वाला है, गर्म होने वाला है, तो यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। ये ठंडा पानी गया और ये हॉट पानी बाहर, पानी गर्म पानी बाहर आया, तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा पानी जाएगा, इसके पास जाएगा, गर्म होके इसको ठंडा करके ये बाहर आ जाएगा। तो ये कूलिंग सिस्टम हमें लगाना पड़ा। अच्छा, हमने ये टंगस्टन ही क्यों यूज किया? उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी हाई, और एटॉमिक नंबर हाई है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर सेटअप जो कि हमारा एक्सरे में होने वाला है, ठीक है। तो अब ये हमने बना लिया था। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्सरेज जो बनती हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली जो एक्सरे हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली एक्सरे हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और दूसरी होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, है ना। दो प्रकार की होती है, कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो अब मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो एक मिनट, छोड़ो। तो कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करता हूं और एक्सरे कंटिन्यूअस की बात करता हूं। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास दो प्रकार की बन रही है। पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। फर्स्ट, तो कॉन्टिन्यूअस में हमारे सर, आप एटॉमिक नंबर के बारे में बताने वाले थे। एटॉमिक नंबर थोड़ा सा और आगे पढ़ने पर, जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तब एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ऋषिकेश। कि एटॉमिक नंबर मैंने बिल्कुल कहा था कि एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में हमें उसके बारे में बात करने लायक अपन हो पाएंगे, इतनी जानकारी तब हो पाएगी। तो मैं कंटिन्यूअस एक्सरे की बात करता हूं। तो कंटिन्यूअस में क्या है अपना, मैं ले लेता हूं ये टंगस्टन है ना, टारगेट मेटल है। तो टारगेट मेटल में तो क्या था, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका न्यूक्लियस भी भारी रहा होगा, और उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं वो भी ज्यादा रहे होंगे। तो ऐसे खूब सारे ऑर्बिट बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और यहाँ पर भी ऐसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये अपना कौन है, टारगेट मेटल है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे बाहर भी बन जाएगा। तो अब हमारे पास में ये जो था, जो टारगेट मेटल पर गिरने वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहुंचेगा, है ना, और वो पहुंचेगा तो ये कलर चेंज कैसे होगा इसका, पेन, हाँ ये रहा। तो अब देखो कि यहाँ पर अपना जब इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर तो खूब सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ v0 स्पीड से आया, है ना। ये v0 स्पीड किसने दी होगी इसको? हाँ जी, ये v0 स्पीड किसने दिया होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। और इनफैक्ट कौन सा वाला पोटेंशियल डिफरेंस? ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था, एक्सेलरेटिंग
पोटेंशियल की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंची काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक एनर्जी को लेके हमारा ये इलेक्ट्रॉन अब टारगेट मेटल के पास में पहुंच रहा है। तो ये हमारा टारगेट मेटल था, इलेक्ट्रॉन आया, अब इलेक्ट्रॉन है उस पर भी चार्ज है। टारगेट मेटल में देखा जाए तो यहाँ पे भी खूब सारा नेगेटिव चार्ज है, खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या होगा, इनमें इंटरैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस जो होंगे, रिपल्शन फोर्सेस जो होंगे, ये यहाँ पर लगने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन कोलिजन होके बाहर जाएगा। तो हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे गया। तो देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इन सबसे इंटरैक्ट करते हुए कुछ यहां से वापस चला गया, और मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कुछ क्या है, कम हो गई। कितनी हो गई, v1 हो गई। ठीक है, यहां पर जो है कि ये v0 स्पीड से आया, टारगेट मेटल के पास में आया, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इंटरेक्शन हुआ, और जब ये इलेक्ट्रॉन जब गया तो हमने देखा कि इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। तो मैं देखता हूं कि यहां पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि लिखा जाए तो वो क्या लिखा जाएगा, बोले? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान दीजिए, लॉस जो लिखा जाता है वो इनिशियल माइनस फाइनल लिखा जाता है। मतलब आप समझो कि अभी मैं ऋषिकेश को मान लो 10 रुपए देता हूँ, है ना, और ऋषिकेश मेरे को 2 दिन बाद 8 रुपए देता है, तो मेरा लॉस कितना हुआ, 2 रुपए का हुआ। तो मैंने क्या किया, 10 माइनस 8 किया ना। 10 क्या था, इनिशियल वैल्यू, 8 क्या था, फाइनल वैल्यू, है ना। तो यहां से लॉस ऑलवेज रिटर्न एज इनिशियल माइनस फाइनल। ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लो ये जो है प्रॉफिट की बात कर रहे होते, तो ऋषिकेश मान लो मुझे 12 रुपए देता, तो प्रॉफिट कितना होता, वो होता 12 माइनस 10, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी लॉस लिखा जाता है तो इनिशियल वैल्यूज माइनस फाइनल वैल्यूज लिखा जाता है। तो इनिशियल वैल्यू कितना था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और फाइनल वैल्यू कितना था, हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, ये पीछे से आवाज आ रही है किसी की। ठीक है, तो ये समझ में आया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और यही जो लॉस हुआ है वो हमारा, ये जो लॉस इन एनर्जी हुआ है, वही एनर्जी हमारे किसको मिल गई, एक्सरे को मिल गई। ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वही है एनर्जी ऑफ एक्सरे। क्या है वो, एनर्जी ऑफ एक्सरे है। ये है एनर्जी ऑफ एक्सरे। अब एक्सरे है तो ये मैं बोल सकता हूं इसकी एनर्जी क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी hc अपॉन लैम्डा। क्या लिखी जाएगी, hc अपॉन लैम्डा लिखी जाएगी। मैं लिखता हूं दिस इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन इस एटम पर आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ तो कंटिन्यूअसली खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली उनको एक्सेलरेट करवाया गया है। तो एट अ टाइम यहाँ पे खूब सारे, ये आवाज आ रही है यार, ये गैलेक्सी J7 म्यूट कर लो अपने आप। हाँ, तो अब देखो कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। इसमें क्या होगा, उसमें तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ क्या, नहीं हुआ। ये तो पूरा जो भी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उस पोटेंशियल की मदद से एक्सेलरेट होंगे। तो इसका मतलब जो प्रोसेस हमने अभी यहाँ पर देखा, वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रहा, ये खूब सारे, मतलब बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ऐसा हो रहा है। और यदि ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हुआ तो कई सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन जाती हैं। तो मुझे पता है कि भाई आने वाली स्पीड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आने वाली स्पीड तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही थी, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आया। लेकिन
जरूरी तो है नहीं कि सभी का इंटरेक्शन ऐसी प्रकार से रहा हो, कोई जो है वो ऐसे ही चले जाएंगे, कोई जो है वो कुछ अलग चले जाएंगे। तो जो बाहर जाने वाली स्पीड है कौन सी, v1 स्पीड, ये क्या है, ये चेंज होती जाएगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन की स्पीड यदि ज्यादा है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बाहर जाते हुए कम है, तो यहां पर इन ज्यादा या कम वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रोड्यूस हुई एक्सरे, उसकी एनर्जी क्या सेम रहेगी क्या? नहीं सर, अलग अलग रहेगी। अच्छा बताओ, जिसकी स्पीड कम है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया उसकी स्पीड कम है, उसके लिए एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? कम सोचो। ज्यादा होगी सर, ज्यादा होगी ज्यादा सर। होगी, क्योंकि स्पीड अगर कम Change, तो हाँ, लॉस, कम है, अगर स्पीड कम, जाने वाली स्पीड कम तो लॉस कम होगी सर। अरे ज्यादा होगा। ये तो कोई चेंज हो नहीं रहा। अगर v1 मैंने कम कर दिया तो ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, ये छोटा तो ये टोटल वैल्यू बढ़ ज्यादा गया, होगी, तो लॉस बढ़ गया। लॉस बढ़ गया तो एनर्जी ऑफ एक्सरे हाँ, बढ़ गया, बढ़ गया। अच्छा तो उसका लैम्डा कम हो गया, कम हो गया। अच्छा बताओ, यदि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैंने बढ़ा दी तो लॉस, कम हो गया, लॉस कम हो गया, तो एनर्जी ऑफ एक्सरे कम होगी। कम हो कम गया, हो गई, तो लैम्डा बढ़ गया। बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास दिख रहे हैं कि कई प्रकार के लैम्डा वाली एक्सरे प्रोड्यूस होने वाली है। बात समझ में आ रही है? यहां पर सिर्फ हाँ एक ही सर, लैम्डा नहीं हो रहा, खूब हाँ सारे सर, लैम्डा वाली हो रही है, कि लैम्डा की वैल्यू कहीं छोटी भी है, लैम्डा की वैल्यू कहीं पर बड़ी भी है। तो इसलिए हमारे पास ये जो है क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस एक्सरे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे लैम्डा की वैल्यूज कई सारे लैम्डा वाली एक्सरे हमें मिलती हैं, तो हमारे पास एक कंटिन्यूअस पैटर्न दिख जाता है, स्पेक्ट्रम दिख जाता है एक्सरे का। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। अब देखो कि मैं देखना चाहता हूं कि एक्सरे की मैक्सिमम एनर्जी कितनी रही होगी या कितनी पॉसिबल है। सर वो इलेक्ट्रॉन बाहर इसमें निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी स्पीड मिनिमम जीरो, हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मैं लिख सकता हूं फॉर मैक्सिमम एनर्जी, energy of X-ray, that loss in kinetic energy is क्या लिखूं? मैक्सिमम, मैक्सिमम, क्योंकि जितना लॉस होगा वही तो एनर्जी एक्सरे में पहुंचेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लॉस को मैक्सिमम करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मुझे मैक्सिमम करना है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, v1 की वैल्यू बोलो कितनी करें? जीरो, जीरो। जीरो, क्योंकि आप देख सकते हो कि यदि v1 जीरो हो जाए तो लॉस हमारे पास मैक्सिमम बन जाएगा। मैक्सिमम, ठीक है, माइनस होने वाली चीज अगर कम कर दी जाए तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि लॉस हाँ सर, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि v1 यदि जीरो कर दिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं लॉस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, और यही लॉस किसके पास गया होगा, एच सी बाय लैम्डा के पास में गया होगा। तो मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो एच सी अपॉन लैम्डा। तो अब ये देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी मिली है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर मिला है, वो किसने दिया है? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ने। मैं मान लेता हूं ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एनर्जी गेन बाय एक्सलरेटिंग पोटेंशियल, बोलिए क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन जब डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से चलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एक्सलरेटिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? हाफ एम वी नॉट, डेल्टा वी। हाँ जी, E इंटू डेल्टा वी। E इंटू डेल्टा वी। चार्ज है E और पोटेंशियल डिफरेंस यदि डेल्टा वी कर दिया जाए तो E इंटू डेल्टा वी करें तो हमारे पास बन जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी जो उसने एक्वायर किया है। बात समझ में आई? हाँ सर, और यही क्या होना चाहिए, दिस इज हाफ
एम वी नॉट स्क्वायर। बात समझ में आती है? हाँ सर। क्योंकि Yes, sir. यही एनर्जी जो है उसकी हाँ, काइनेटिक हाँ। एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो हाँ हाफ सर। एम वी नॉट स्क्वायर। अच्छा सर किसी का ऑडियो वीडियो ऑन है तो यूज ऑफ करने को कहो ना। देख लो बच्चा, वैसे तो ऑडियो किसी का ऑन नहीं है, वीडियो है कि किसी का ऑन? बच्चा ये कौन है? PR6668, आपका वीडियो ऑफ कर लो ताकि सबको मतलब कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? हाँ एक मिनट, अब इसका नाम नहीं पता ना मुझे, बच्ची है आप, पीआर नाम से कुछ लिखा हुआ है ना, तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लें तो स्पीड की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हाँ तो अब चलते हैं, अब मैं क्या बोलता हूं कि ये अपना हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा बन गया, और हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को क्या बोल सकता हूं मैं? ई इंटू डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अच्छा बताओ कि जब यहां पर E इंटू डेल्टा वी, ये चीज तो क्या थी? मैक्सिमम थी। ये चीज तो क्या थी? मैक्सिमम था। किसका? एनर्जी लॉस का। तो यानी कि ये वाली चीज भी क्या बनी होगी? मैक्सिमम बनी होगी। यानी कि लैम्डा की वैल्यू को क्या होना पड़ा होगा? ये होना पड़ा होगा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम रहा होगा यहाँ पर, तो लैम्डा मिनिमम या लैम्डा कट ऑफ, लैम्डा कट ऑफ है ना। तो यहां से लैम्डा कट ऑफ हमारे पास बन गया है, देखते हैं। लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई डेल्टा वी, एच सी अपॉन ई डेल्टा वी। और h की वैल्यू हमें पता होती है, c की वैल्यू पता होती है, e की वैल्यू पता होती है, तो जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 12400 अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी तो हर एक्सपेरिमेंट का अलग होगा, हर क्वेश्चन के लिए अलग होगा, तो इसको हमने अलग से रख दिया। और ये क्या होगा? एंगस्ट्रॉम में होगा। तो लैम्डा कट ऑफ, या लैम्डा मिनिमम इस प्रकार से लिखा जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा कट ऑफ या लैम्डा मिनिमम। अब इसका मतलब समझते हैं। बच्चा किसी की आवाज आ रही है, ये कौन है? गैलेक्सी J7। तो अब देखिए वापस से बताता हूं कि यहाँ पर लैम्डा कट ऑफ या लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि ये आने वाला इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से आया? v0 स्पीड से आया। तो यदि यहां से जब जा रहा है तो v1 स्पीड से जा रहा है, तो देखा कि इस दौरान इसका लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, और यही लॉस किसके पास गया? एक्सरे के पास गया। हमने देखा कि लॉस की कई सारी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस v1। इसीलिए एक्सरे की एनर्जी की भी कई सारी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, इसलिए लैम्डा की कई सारी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, और इसीलिए इसको कहा गया कंटिन्यूअस एक्सरे। अब ये एक्सरे जो बनी, मैं देखना चाहता हूं कि इस एक्सरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम एनर्जी कितनी रही होगी। तो एक्सरे की जब एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो लॉस को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम। और लॉस को यदि मैक्सिमम करना है तो V1 को क्या करना पड़ेगा? जीरो मिनिमम। करना पड़ेगा। तो V1 को जीरो किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्सरे मैक्सिमम हो गया, और एनर्जी ऑफ एक्सरे मैक्सिमम हो गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम हो गई। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम एनर्जी वाला एक्सरे बना, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या पाई गई? मिनिमम पाई गई। तो लैम्डा कट ऑफ हमने उसे बोल दिया। तो लैम्डा ई डेल्टा वी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा कट ऑफ। तो लैम्डा कट ऑफ मतलब इससे कम नहीं है, है ना। ये अपना इससे इस पे ग्राफ खत्म हो जाएगा, इससे कम हमारा लैम्डा बनना संभव नहीं है। या लैम्डा कट ऑफ कह दो या लैम्डा मिनिमम कह दो, उसकी वैल्यू आ जाती है 12400 अपॉन डेल्टा वी, और यूनिट किसमें है? ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लें, लिख लें, और ये पीछे भी मैंने कुछ लिखा था, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके नीचे काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल हो जाएगा ई डेल्टा वी, और वो हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करके अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलो।
सर जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, उसका कुछ पार्ट हीट में भी जाएगा। देखो बच्चा, हीट होता क्या है? हीट होता क्या है? हीट भी फॉर्म तो ऑफ अपना, एनर्जी। हाँ मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो रेडिएशन है, जो हमारे पास में है, सन की हीट की मैं बात करता हूँ, तो वो कैसे आ रही होती है हमारे पास में? एनर्जी तो है बेसिकली। तो जब मैं यहाँ पर नीचे खड़ा होता हूँ तो क्या बोलता हूँ कि यार गर्म लग रहा है, तो बेसिकली वो पहुंचा क्या है मेरे पास? रेडिएशन पहुंचा ना, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो वो रेडिएशन ही तो है बेसिकली। तो रेडिएशन है तो वो रेडिएशन को ही तो हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। सर नेक्स्ट पेज ले ना सर। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट स्लाइड। डन। हाँ सर। चलो अब देखो। सर हाँ जी बोलो। सर हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा कैसे कर सकते हैं? मतलब अब हमारा टारगेट न्यूक्लियर थोड़ा सा हीट भी हो रहा ना। अरे यार वही तो बोला, हीट बोलो, रेडिएशन बोलो, सब कुछ ये सन से अपने पास हीट कैसे आती है बताओ? ये जो होते हैं सन से अपने पास एनर्जी कैसे आती है? रेडिएशन। रेडिएशन से ही आती है।
तो भाई ये भी तो रेडिएशन ही हुआ ना, ये भी तो अपन को, तुम जो जिसको हीट समझना चाह रहे हो ना, बेसिकली वो है तो रेडिएशन ही ना। नहीं समझे? नहीं सर। अरे देख, पहली बात कि यहाँ पर अपना जो टारगेट मेटल है, यहाँ पर जो टारगेट मेटल है, इसमें से अपने पास ये जो V0 है, ये अपना V1 है। तो जब ये यहाँ पर टकरा रहा है, तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, वो तो हमने देख लिया, इतना हुआ है भाई साहब। अब हाँ। इसमें से इस एनर्जी का जो हमारा जो लॉस हो रहा है, उसमें से कुछ, इसमें से जो अपना जो लॉस हो रहा है, वही हमारे पास मिलने की पॉसिबिलिटी है किसको? एक्सरे को, है ना। वही अपने एक्सरे को मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो एक बात सोचो कि हमने जब स्टेटमेंट लिखा था, जब ये लिखा था कि भाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का 98% के आसपास तो क्या जाने वाला है? हीट में जाने वाला है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का 98% किस में जाने वाला है? हीट में जाने वाला है। तो अपना पास जो लॉस हो रहा है, लॉस जो हो रहा है, उसमें से भी ऐसा तो उसमें से भी जो अपना हो रहा है वो बेसिकली किस में जा रहा है? एक तो रेडिएशन में जा रहा है, और अपना अगर चाहो तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने में भी जाएगा टेम्परेचर चेंज करने में भी जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपना जो लॉस हुआ है हाफ एम V0 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, तो ये जो लॉस है उसमें से ही तो कुछ पार्ट जो है अपना एक्सरे में कन्वर्ट हुआ होगा। हाँ। और अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वेरियस वैल्यूज ऑफ लैम्डा पॉसिबल है। तो ऐसा समझो कि भाई यहाँ पर लेट्स से कि ये 10 एनर्जी से आया, ये मान लो 2 एनर्जी से गया, तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ? 8 का हुआ। अब 8 का लॉस हुआ तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर मान लेते हैं कि 6 वाली एनर्जी जो है किसको चली गई? एक्सरे को चली गई, और बाकी जो है हीट वीट करने में, कुछ टेम्परेचर बढ़ाने में, कुछ भी है जो काम में आ गई। ठीक है। अब मैं दूसरा लेता हूं कि इसमें से 10 गया था और यहाँ पर 3 गया, तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ? 7 का। तो 7 में से मान लेते हैं कि यार अपने पास फिर 6 हो गया, और ये अपने पास कितना हो गया? 1 हो गया। तो ऐसे अपने पास कई सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना। तो एक्सरे के पास कभी ना कभी तो एक्सरे के पास में 8 वाली एनर्जी भी तो कभी पहुंची होगी। हाँ। है ना। और कभी ना कभी तो मैं बोलता हूँ कि एक 8 की जगह मैं बोलता हूँ कि सारा का सारा एक्सरे को मिल गया, 0 मिला हीट को। तो ऐसे सारी पॉसिबिलिटी बन रही होंगी ना। हाँ सर। ठीक है। तो अपने पास तो ये बस निकाल रहे हैं कि भाई ये एक्सरे कौन कौन से लैम्डा की बन सकती है। तो अपन ने एक बार वो पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली कि सारा लॉस जो हुआ है वो लैम्डा में एक्सरे में कन्वर्ट हुआ है। यस। उससे नीचे वाला तो पॉसिबल है ही, इसलिए तो कंटिन्यूअस बोल रहे हैं ना अपन। नहीं समझे? समझे। ठीक है। अब ये लैम्डा कट ऑफ है। अच्छा, मैंने अब इसमें क्या करते हैं कि पैरामीटर्स चेंज करते हैं। क्या करते हैं? पैरामीटर्स चेंज करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट के यहाँ पर ये जो है, ये क्या रखा जाता है? ये होता है वैक्यूम। ये होता है वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम रखने की जरूरत क्यों है? कैसे यहाँ पर हम वैक्यूम रखते हैं, सर? उससे कुछ दूसरा एनर्जी लगने वाला एयर में न्यूक्लियस रिंग है ना, तो उससे कोलाइड। बिल्कुल सही, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका हमारा पर्पस क्या है कि हमारा टारगेट मेटल से टकराए, कहीं और जाके ना भिड़े। मतलब हम जिससे उससे मिलाना चाहते हैं उसी से मिले, कहीं अपनी जो रास्ते से भटक ना जाए, है ना। तो अब अगर मैंने बीच में एयर रख दी तो वो क्या करेगा? उससे कोलाइड करेगा तो वो वहां पर उससे एनर्जी लॉस करवा सकता है। तो हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए वैक्यूम रखना हमें प्रेफर किया जाता है। दूसरी बात कि यदि मैं डेल्टा वी बढ़ा दूं, क्या बोल दूं? डेल्टा वी को बढ़ा दूं। अब मैंने डेल्टा वी को बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? डेल्टा वी को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब लैम्डा कट ऑफ कम हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी ऑफ एक्सरे ये इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर रहेगी। तो डेल्टा वी बढ़ा दिया तो लैम्डा कट ऑफ कम हो गया, यानी कि मिनिमम लैम्डा जो हमें मिलता है वो हमारा कम हो गया है। एनर्जी ऑफ एक्सरे बढ़ चुकी है, पेनिट्रेशन पावर बढ़ चुकी है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि इफ हीटिंग फिलामेंट
current is increased, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? How will it affect? Heating filament current is increased. ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो इसकी वजह से कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे। कोलिजन ज्यादा होंगे तो उससे निकलने वाले एक्सरे भी ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। अच्छा, लैम्डा कट ऑफ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में वापस से देखते हैं कि यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, पहले मान लो 5 निकल रहे थे तो मैंने यहाँ कॉइल का करंट बढ़ाया तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यहाँ पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये पहुंचने वाले बढ़ गए तो कोलिजन्स भी बढ़े, और कोलिजन्स बढ़े तो नंबर ऑफ एक्सरे जो मिल रही हैं वो भी बढ़ जाएंगी। लेकिन लैम्डा कट ऑफ में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर हमारे पास बाहर मिलने वाली एक्सरे में इंक्रीज हो चुका है, तो मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बढ़ा या कम हुआ? बड़ा इंक्रीजेस। सोचो ना कि पहले मान लो 10 एक्सरे आ रही थी, करंट बढ़ाने के बाद में मान लो 20 एक्सरे पहुंचने लगी, तो इसका मतलब वहां पर इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस लैम्डा कट ऑफ मिनिमम का फॉर्मूले के बाद में लिखें, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कट ऑफ वेवलेंथ of continuous spectrum, cutoff wavelength of continuous spectrum depends only on applied potential difference, applied potential difference if we increase the filament current, if we increase the filament current, intensity of X-ray increases. Intensity of X-ray increases. अब इसका एक्सप्लेनेशन ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट लिखो, with increase in filament current, thermionic emissions increases. Hence, number of electrons incident on metal surface increases. क्या सर? Number of electrons incident on metal surface increases. Number of electrons incident on metal surface increases. Hence, production of X-ray increases and lambda cutoff remains constant. कब? सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट करंट बढ़ाने से बात कर रहे हैं अपन। सर वो लास्ट लाइन रिपीट करो, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस, यही बोला था ना मैंने, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस एंड लैम्डा कट ऑफ रिमेन्स सेम।
lambda cutoff remains same. सर उधर अगर वैक्यूम नहीं रखा तो भी एक्सरे बनेगी ना? एक्सरे बनेगी लेकिन उसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना। लैम्डा मैक्सिमम। हाँ, लैम्डा मिनिमम पे फर्क पड़ेगा और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे भी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान ले पहले 100 पहुंच रहे थे वैक्यूम में, अब एटम आने के बाद में हो सकता है 70 ही पहुंच रहे हैं, 80 पहुंच रहे हैं, पता नहीं कितने पहुंच रहे हैं, कम पहुंच रहे हैं, बस ये जरूर पता है। तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचे तो प्रोडक्शन भी कम हुआ। तो अब सारी चीज ही तुम अगर एक्सरे के लिए बना रहे थे तो प्रोडक्शन कम करने के लिए तो नहीं बना रहे थे, तो वहां पर वैक्यूम करने से अपना फायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अच्छा, इसके नाम से बताओ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है हिंदी में, मराठी में, जिसमें भी। सर एखादे पर्टिकुलर एक्सरे इसके लिए लैम्डा के लिए नहीं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बता दो तुम, लैम्डा वैम्डा तो भूल ही जाओ, मतलब इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, जो भी मीनिंग बताना चाहते हो बताओ। सर जैसे किसी एटम के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरे। अरे कैरेक्टरिस्टिक बताओ भाई, एक्सरे भूल जाओ, ये भूल जाओ, बस कैरेक्टरिस्टिक बताओ। गुणधर्म सर, गुणधर्म बोलते शायद मराठी में। गुणधर्म बोलते हैं, बरोबर। तो हाँ, जैसे गुणधर्म की बात करूं तो जैसे ये कुछ भी होता है, जैसे अपना अभी कैसे बताऊं कि कई लोग होमवर्क करके आते हैं तो उनका गुणधर्म है ना, अब कुछ नहीं करके आते तो वो भी उनका गुणधर्म है। ठीक है ना। तो मतलब हर एक बंदे की पर्सनालिटी होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरी एक पर्सनालिटी है, आप लोगों की पर्सनालिटी, ऋषिकेश कुछ है, श्रुति कुछ है, कैलाश कुछ है, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे हमारा टारगेट एटम होता है, टारगेट एटम होता है, उसके भी कुछ गुणधर्म होते हैं, उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और वो कैसे एक्सरे को इन्फ्लुएंस करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक, वो उसका जो वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहलाता है। तो इनफैक्ट अपन समझें कि ये रहा अपना न्यूक्लियस मैंने लिया, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और सिंस हमने एटॉमिक नंबर खूब सारा ले रखा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी खूब ज्यादा होने वाला है। तो मैं अभी 2 से काम चला लेता हूँ, मतलब यहाँ 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ऐसे अपने पास खूब सारे ऑर्बिट बाहर होंगे, है ना, ऐसे खूब सारे ऑर्बिट बाहर होंगे, है ना, ऐसे बाहर होंगे। अब क्या हुआ कि अपन ने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया, यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटी तो हमने देख ली कि वो इसके चार्जेस के इन्फ्लुएंस की वजह से बाहर निकल जाए, है ना, ऐसे चार्जेस की इन्फ्लुएंस की वजह से बाहर निकल जाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी बन जाती है कि ये आया ऐसे स्टाइल से, ऐसे आया, ऐसे आया, और ऐसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पर, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाती है कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन से भी टकरा जाए, वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन से भी टकरा जाए। तो जरूरी नहीं इसी वाले के शेल वाले से टकराए, होता है, हो सकता है कि एल वाला बीच में आ गया तो एल वाले से टकरा जाए, हो सकता है एम वाला आ गया तो एम वाले से टकरा जाए, है ना। मैं तो बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि बाई चांस ये इससे टकरा गया, ठीक है, और ऐसी फेवरेबल सिचुएशन हुई, ऐसी फेवरेबल सिचुएशन हुई कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको नॉकआउट कर दिया, बाहर कर दिया, नॉक आउट। मतलब मैं देख रहा हूं कि आया इलेक्ट्रॉन, इससे टकराया, और इन दोनों की सिचुएशन ऐसी बनी, फेवरेबल कंडीशन ऐसे बनी कि दोनों के दोनों जो है एटम से बाहर आ गए, दोनों के दोनों जो है एटम से बाहर आ गए। तो यहां पर क्या बन गई, वैकेंसी बन गई, क्या बन गई, वैकेंसी बन गई, है ना। अब वैकेंसी बन गई तो देखो बाहर के घर में भी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, इसके बाहर के घर में भी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, तो वो क्या बोलेंगे, अरे बाप रे, ये तो खाली जगह मिली, चलो अंदर चलते हैं। कोई भी चाहेगा कि अपनी एनर्जी ज्यादा रहे, सब लोग क्या चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी मैक्सिमम करना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो एनर्जी को
कम होना कम होना पड़ेगा। तो ऊपर वाले जो हायर एनर्जी वाले बैठेंगे, अरे भाई साहब यहाँ तो नीचे खाली पड़ा हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे, नीचे कूदो। तो नीचे कूदो तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाए, या फेवरेबल कंडीशन बनी तो हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाए, या कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद जाए। पॉइंट ये है कि ऊपर से नीचे कोई ना कोई तो कूदने वाला है। तो यदि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कूदा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, तो क्या कोई बताएगा कहां से कहां हुआ, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर या लोअर से हायर? हायर से लोअर। हायर से लोअर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी या कम हुई? कम हुई। कम हुई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई तो यहाँ पर ट्रांजिशन में एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? हाँ सर। रिलीज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांजिशन में जो हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होने लग जाता है। एक्सरे प्रोड्यूस होने लग जाता है क्योंकि ये ट्रांजिशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, और यही रेडिएशन जो बना उसको हमने क्या बोला, एक्सरे बोला। एक्सरे। उसको बोला एक्सरे बोला। अच्छा, तो ये बात, ये जो एनर्जी आई एक्सरे के पास में, वो कहां से आई? वो कहां से आई? बोलो। सर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से आई। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, क्या वो Z पर डिपेंड करती है या नहीं करती है? हाँ कर सकती है। कर सकती है या नहीं कर सकती है? हाँ सर कर सकती है। करती है। अरे अपने को पता था ना यार, वो 13.6 Z² n²। हाँ सर। है ना? तो Z की वैल्यू बढ़ा देंगे। Z की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूंगा तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। इनफैक्ट मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर, अगर अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं कि सर हायर एटॉमिक नंबर हमने क्यों बोला, तो अब देखो यहाँ पर मैं कोई सस्ता सा एटम ले लेता हूँ जिसमें कि मान लो एटॉमिक नंबर 10 था, है ना? 10 नहीं, छोटा ही ले लेता हूँ, और 2 3 था, मान लो 3 था, है ना? 3 था। तो अपने को अभी प्रोड्यूस क्या करना है? एक्सरे प्रोड्यूस करनी है। एक्सरे प्रोड्यूस करनी है तो उसका लैम्डा कितना होता है? कम। कितना होता है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब इतना लैम्डा अगर होता है तो मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, मान लो जब हमने Z लिया उसने ट्रांजिशन भी कर दिया, जैसा ऐसा था वो ट्रांजिशन भी कर दिया, लेकिन वहां पर ट्रांजिशन की एनर्जी की वजह से जो फोटोन बना या जो लैम्डा बना, वो मान लो 2000 एंगस्ट्रॉम बना। मान लो 2000 एंगस्ट्रॉम बना, तो क्या ये एक्सरे बन पाएगा? नहीं सर। नहीं बन पाएगा। मैं फिर से बताता हूं कि अब मैं ले लेता हूं एक ऐसा एटम लिया जिसमें कि एटॉमिक नंबर कम है, मान लेते हैं 3 4 5 इस टाइप से कुछ है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो लैम्डा प्रोड्यूस कर रहा है 2000 एंगस्ट्रॉम का। तो क्या ये वाला एटम, यानी कि Z कम वाला एटम, कभी एक्सरे प्रोड्यूस कर पाएगा? बोलो बोलो। नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेचारे के पास सफिशिएंट एनर्जी ट्रांजिशन की है ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए होता है? एक ऐसा टारगेट एटम चाहिए जिसमें कि ट्रांजिशन की एनर्जी कम से कम इस लायक तो हो कि हमारा जो ट्रांजिशन हो तो उससे एक्सरे प्रोड्यूस हो, उससे कम एनर्जी वाली रेडिएशन प्रोड्यूस ना हो। बोलो, बात समझ में आती है क्या? बोलो बोलो। यस सर। अब फंडा समझ में आया कि एटॉमिक नंबर हाई क्यों रखा जाता है? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर। तो एटॉमिक नंबर हाई करेंगे तो ट्रांजिशन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी तो उसके एक्सरे वाली एनर्जी रेंज में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को हाई रखते हैं। अब मैं देखता हूं कि वापस इस पर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आया, यहां से टकराया तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉकआउट कर दिया, यहां पर वैकेंसी बनी। तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन बोलेंगे अरे भाई साहब घर वाली गया नया बढ़िया वाला, तो वो बोलेंगे कूदो, तो वो कूदा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन गया। ऐसा हुआ तो यहाँ पर एक्सरे बाहर निकली। तो ये जो एक्सरे निकली है उसकी एनर्जी क्या न्यूक्लियस या Z पर डिपेंड कर रही है?
बिल्कुल डिपेंड कर रही है। तो अगर वो z पर डिपेंड कर रही है तो यदि z को चेंज कर दिया जाए तो क्या इस एक्सरे के लैम्डा की वैल्यू भी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब अगर मैंने यहां पर टंगस्टन लिया है ना, टंगस्टन, तो उसके लिए जो एक्सरे पाया जाएगा और दूसरा कोई एटम या दूसरा कोई हमने टारगेट मेटल लिया तो उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पाया जाएगा वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग पाए जाएंगे। अलग अलग। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो किसका गुणधर्म है? वो जड़ का गुणधर्म है। कोई मेटल लिया तो उसका कुछ और होगा, दूसरा लिया तो उसका कुछ और पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि एक एटम लिया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा लिया तो उसका कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, तो अब देखो कि यहां पर मुझे क्या लेना है कि ट्रांजिशन करवाना है, और ट्रांजिशन करवाना है तो हमारे पास ट्रांजिशन का फॉर्मूला बोर भाई साहब बता के गए थे। क्या बता के गए थे? 1/λ इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो सही है? हाँ सर। अब क्या इस फॉर्मूले को अपन यहाँ लगा पाएंगे? हाँ लगा। याद करो बोर ने ये फॉर्मूला किसके लिए दिया था? सिंगल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। हमने तो यहाँ टंगस्टन ले लिया, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं, इसमें तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हम इस फॉर्म के रूप में तो इसको नहीं लगा सकते हैं। तो इनफैक्ट ये तो बोर वाला मॉडल तो था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा 1/λ इज इक्वल टू r z स्टार का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये अब यहाँ पर काम का नहीं है। कौन काम का है? ये काम का है। अब मैं z स्टार बता देता हूं। z स्टार इज इफेक्टिव z। इसको ऐसे समझे कि भाई साहब जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो अगर बोर होता तो बोर भाई साहब ने क्या कहा था कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है पूरे एटम में और वो इलेक्ट्रॉन ही ऊपर नीचे ट्रांजिशन कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि नीचे आया तो ऑलरेडी यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ सर। यहां पर ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका वेलकम करेगा या दूर भगाएगा? दूर भगाएगा। वेलकम करेगा, दूर भगाएगा? वेलकम करेंगे। वेलकम क्यों करेगा? अरे भाई दूर सेम चार्जेस हाँ, अट्रैक्ट दूर और भगाएगा। रिपेल है ना। ये बोलेगा बेटा मैं ऐसे काम नहीं करता, किसी और के पास जाओ। तो वो क्या बोलेगा कि भाई तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव, तो अपना नहीं हो पाएगा, तुम दूर जाओ। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये बोलेगा भाई साहब कि इसने बाहर से जो ट्रांजिशन करके इलेक्ट्रॉन आया वो उस पर ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहा है। या मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल टंगस्टन में जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉन में जो अट्रैक्शन फोर्स होता, सिर्फ अगर एक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स होता, उसके कंपैरिजन में इस इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ सर। हाँ सर। फिर से बोलता हूं, टंगस्टन में जितने भी प्रोटॉन थे अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी वजह से यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स नेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और नेट अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारा Z जो है वो Z नहीं है, कुछ कम करना पड़ेगा। प्रोटॉन जो है इफेक्टिवली जितने प्रोटॉन है उतने तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स तुम दिखा नहीं रहे हो, तुम्हारा कुछ कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई। हाँ तो Z, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Z स्टार अगर लेना है तो मुझे Z माइनस समथिंग करना पड़ेगा या प्लस समथिंग करना पड़ेगा? माइनस समथिंग। माइनस समथिंग। तो उसको अपन ने B बोल दिया। B कहा जाता है स्क्रीनिंग फैक्टर। स्क्रीनिंग फैक्टर क्या कोई बता सकता है स्क्रीनिंग फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो उसको रिपेल कर रहे हैं कि भाई दूर जाओ तुम मेरे पास नहीं आओगे,
तो उस पर डिपेंड करेगा। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर होंगे उतना ही ज्यादा रिपल्शन फोर्स ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को दिखेगा कि भाई नहीं 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 तुम जाओ वहीं रहो, हमारे पास मत आओ, उतना ही ज्यादा रिपल्शन फोर्स दिखेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर मतलब Z B की वैल्यू जो है अलग अलग होंगी अलग अलग ट्रांजिशन के लिए। मान लो ट्रांजिशन में ऐसे करवाता कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे कूद रहा है ना, मान लो हमने जो ये वैकेंसी करवाई ना वो यहाँ ना करवा के मैंने मान लो यहाँ करवा दी होती, है ना, यहाँ करवा दी, तो 3 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन कूदा तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन झेलना पड़ेगा या कम इलेक्ट्रॉन्स का? ज्यादा ज्यादा का, यानी कि बी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी या कम? ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास रिपल्शन ज्यादा होगा तो इफेक्टिव जेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इफेक्टिव जेड कम हो गया तो यहाँ पर जेड माइनस बी कम हो जाएगा, और अगर ये कम हुआ तो बी को बड़ा होना पड़ेगा। ये कम होना है, जेड स्टार अगर कम होना है, जेड तो कांस्टेंट है, तो भाई बी को बढ़ाओगे तो जेड कम होगा या नहीं होगा? जेड स्टार कम होगा या नहीं होगा? हाँ सर। बस, तो बी को बढ़ा दिया जाए तो जेड स्टार हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी बात है। तो ये है हमारा स्क्रीनिंग फैक्टर। बी जो है स्क्रीनिंग फैक्टर है, और वो डिपेंड करेगा कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, कि 2 से 1 वाला ट्रांजिशन हो रहा है या 3 से 2 वाला ट्रांजिशन हो रहा है या कोई सा हो रहा है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा मतलब बी की वैल्यू क्या रहेगी, है ना, किस ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा बी की वैल्यू क्या रहेगी। अच्छा सर, आप ये देखो कि यहां पर मैंने वैकेंसी अगर कर दी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहां आ गया, ये ट्रांजिशन होके एक्सरे निकल गई। अब एक और चीज यहां पर बनती है कि यहां पर भी तो वैकेंसी बन गई। बोलो, अरे ये इलेक्ट्रॉन सर। कूद के नीचे आया तो यहाँ वैकेंसी बन गई, यहाँ वैकेंसी बन गई, तो यहां से हो सकता है कि 4 से 2 में कोई कूद के आ जाए या 3 से 2 में कूद के आ जाए। तो ये जो जनरेशन ऑफ एक्सरे है दैट इज जनरली फॉलोड बाय सम लोअर एनर्जी रेडिएशन एमिशन। वो एक्सरे नहीं बन पाएगी, कई बार जो है वो एक्सरे नहीं बन पाएगी, वो लोअर एनर्जी रेडिएशन एमिशन। बात समझ रहे हो ना कि यार 2 से 1 की एनर्जी और 3 से 2 की एनर्जी कौन बड़ा होगा? 2 से 1 की एनर्जी, 2 से 1 की एनर्जी और 3 से 2 की एनर्जी कौन बड़ा होगा? 2 से 1 2 से 1 की एनर्जी। इसका मतलब यदि ये ट्रांजिशन अगर हो गया जिसमें कि एक्सरे निकली, तो दूसरा ट्रांजिशन होगा तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एनर्जी कम पड़ जाए। तो हम ये बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जब प्रोडक्शन होता है तो जनरली इट इज फॉलोड बाय लोअर एनर्जी रेडिएशन एमिशन। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसको डायग्राम को बना लो, इसमें अपन लिखते हैं। सर बोलो। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर रहे हैं ना, वो सभी इलेक्ट्रॉन तो नहीं करेंगे ना? सभी नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अपने ये जो लिया था, ये इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, तो हमने उसकी कुछ पॉसिबिलिटी ये वाली कंसीडर करी थी कि ये कुछ v1 स्पीड से चला गया, फिर कुछ ज्यादा स्पीड से चला गया, कुछ कम स्पीड से हाँ, चला गया। फिर सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैरेक्टर एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे? हाँ, ये सही सवाल पूछा है। तो अभी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा इसका जवाब। ठीक है, बढ़िया सवाल पूछा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाओ और अभी अपन लिखते हैं।
हो गया सर। इसमें लिखें नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट। एक मिनट सर, इसमें तो कुछ ठीक है। चलो इसको, हाँ नेक्स्ट भी तो लिखना है। एक काम करता हूँ, मैं होमवर्क दे देता हूँ। सर आगे की स्लाइड लो ना। नेक्स्ट रुको थोड़ा। ये लो, अभी ये लिख लो फिर वापस ले लेंगे। एक्सरसाइज में कितना दे दिया था मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? 1 to 7? नहीं कुछ भी नहीं। कुछ नहीं दिया था। तो एक्सरसाइज में लिखें। अच्छा ऑब्जेक्टिव दिए थे क्या मैंने? हाँ दोनों भी ऑब्जेक्टिव अच्छा दोनों ऑब्जेक्टिव दिए। एक 120 तक कर लें, 1 to 20। ये है चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 42 चैप्टर है ना, चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द नंबर इज 43 42 चैप्टर नंबर 42। ठीक है, चलो मैं पीछे दिखा देता हूँ, है ना? इसके बारे में अब कल लिखेंगे, कोई डाउट हो तो पूछो।